Welcome back to my another topic and today's topic is फार्माकोलॉजी। आज के टॉपिक के अंदर हम जीआईटी की फार्माकोलॉजी को डिस्कस करेंगे, यानी जिसमें एक पेप्टिक अल्सर है, अगर वो किसी पेशेंट को हो जाता है तो उसके लिए हम कौन सी ड्रग्स की यूज़ कर सकते हैं और ऐसी कौन सी ड्रग्स की क्लास है जो हम यूज़ करते हैं फॉर पेप्टिक अल्सर पेशेंट। फिर आज के टॉपिक के अंदर हम जीआईटी की एक बेसिक एनाटमी पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि फार्माकोलॉजी पे जाने से पहले हमें किसी भी ऑर्गन की या किसी भी स्ट्रक्चर की बेसिक एनाटमी और बेसिक उसका नॉलेज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम ट्रीटमेंट अप्रोचेस भी देखेंगे, अगर पेप्टिक अल्सर किसी पेशेंट को हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट अप्रोचेस क्या हो सकती हैं। एंड देन हम 2 टाइप्स ऑफ अल्सर देखेंगे और वो कौन से अल्सर हैं और उनका क्या डिफरेंस है आपस में। आज के टॉपिक के अंदर हम ये सारा कवर करेंगे। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। सो अगर हम जीआईटी की बेसिक एनाटमी को डिस्कस करें तो बेसिक एनाटमी ऑफ जीआईटी में, एज वी ऑल नो दैट जीआईटी स्टार्ट फ्रॉम आवर माउथ और ओरल कैविटी एंड देन इसोफेगस, देन कार्डिक स्फिंक्टर, स्टमक, पाइलोरिक स्फिंक्टर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन कॉलन। यानी ये जीआईटी के वो पार्ट्स हैं, जब हम फूड को इनटेक कर लेते हैं तो इन पार्ट्स से ये फूड सारी गुजर के देन एक लास्ट अपने स्टेप पे आती है। अब जब हम इस पिक्चर को डिस्कस करें तो इस पिक्चर के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं। That is, the first one is esophagus and esophagus is that part जहाँ से जब हम फूड इनटेक करते हैं तो वो कन्वर्ट होती है एक सॉफ्ट से मैस में, विच वी कॉल बोलस। वो बोलस जो है वो इस फूड पाइप से गुजर के नेक्स्ट पार्ट दैट इज कार्डियक एरिया, वहाँ से गुजर के वो आएगा फंडस में एंड फंडस को हम कहते हैं दिस इज द बॉडी ऑफ स्टमक। फिर उसके बाद हमारे पास जो पार्ट आता है, फिर ग्रेटर कर्वेचर है, लेसर कर्वेचर है, एंट्रम है एंड देन पाइलोरिक स्फिंक्टर है। नाउ व्हाट इज एंट्रम? एंट्रम का यहाँ पे क्या रोल है? एंट्रम बेसिकली आपकी जो फूड आई है इसोफेगस से फंडस के अंदर, ये वो फूड मिक्स करेगी गैस्ट्रिक जूसेस के साथ। और फिर इस स्टेज में द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव टू रिमेंबर इज दैट पाइलोरिक स्फिंक्टर विल रिमेन क्लोज। जब फूड आपकी इसोफेगस से कार्डियक एरिया में आती है और कार्डियक एरिया से जब वो सारा डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, उस वक्त पाइलोरिक स्फिंक्टर क्लोज रहता है। ये क्यों क्लोज रहता है? ये इस वजह से क्लोज रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि विदाउट डाइजेशन आपकी फूड क्रॉस करके आगे इंटेस्टाइन में चली जाए, दैट इज हार्मफुल। सो दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट पाइलोरिक स्फिंक्टर विल रिमेन क्लोज। नाउ वी विल डिस्कस द वॉल्स ऑफ स्टमक, जिसको हम लेयर्स भी कहेंगे, यानी स्टमक की हम वो लेयर्स देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी वॉल्स हैं स्टमक की। सो द वेरी फर्स्ट वन इज म्यूकोसल लेयर। एज यू कैन सी, this is the mucosal layer and mucosal layer is the innermost layer of stomach and it basically secretes the mucus. The second one is muscularis and the third one is serosal layer. This one is the third layer and it is the outermost layer और ये basically इसका function क्या होता है कि इसने stomach को prevent करना है कि ये किसी दूसरी organ के साथ hit नहीं करे and it will also reduce the friction. अब स्टमक के अंदर देयर आर 2 टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। एक स्टमक के अंदर इन्वायरमेंट होता है विच वी कॉल्ड एसिडिक इन्वायरमेंट एंड द सेकंड इन्वायरमेंट इज अल्कलाइन इन्वायरमेंट, जो इंटेस्टाइन के अंदर होता है। अब जो हमारा एसिडिक इन्वायरमेंट स्टमक के अंदर होगा, वहाँ पे जितनी भी हमारी प्रोटीन्स हैं वो सब डाइजेस्ट होगी, और जो अल्कलाइन इन्वायरमेंट है जो कि इंटेस्टाइन में होगा, वहाँ पे हमारी जितनी भी फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सब वहाँ पे डाइजेस्ट होंगी। नाउ द क्वेश्चन राइज हियर इज के जो आपके स्टमक में मसल्स हैं वो किस लिए हैं? जो स्टमक में मसल्स होते हैं वो बेसिकली हमें हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्शन में, और जब आपका स्टमक कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करता है, जो उसके मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का फिनोमिना करते हैं, सो दे बेसिकली द मिक्स द जूस एंड बोलस, और अगर वहाँ पे ये मिक्सिंग होगी तो डाइजेशन होगी। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले अगर हम देखें हम अल्सर किसे कहते हैं, तो अल्सर बेसिकली एक ऐसा ब्रीच बनता है इन द म्यूकोसा ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक। ब्रीच हम बेसिकली कहते हैं कोई भी आपकी एबनॉर्मल ओपनिंग क्रिएट हो जाना, यानी कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि जो आपके म्यूकोसल सेल हैं वो वीक हो गए हैं, ठीक है, वहाँ पे वीकनेस की वजह से म्यूकोसा ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक के अंदर कोई ब्रीच बन गया, और वो ब्रीच अगर बहुत ज़्यादा डैमेज करता जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम तो वो डिवेलप हो जाता है थ्रू मस्कुलरिस म्यूकोसा, और उससे फिर वो आगे चला जाता है इनटू सब म्यूकोसा, और फिर इससे वो और डीपर भी जा सकता है। पेप्टिक अल्सर बेसिकली क्या होते हैं? पेप्टिक अल्सर बेसिकली क्रोनिक होते हैं। नाउ एज वी नो दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंडीशन।
The one is acute, the second one is chronic. Chronic is more than 12 weeks. तो पेप्टिक अल्सर बेसिकली क्रोनिक होते हैं और ये एक ऐसी लयन यानी ऐसा डैमेज है जो कहाँ पे होता है, इन द पोर्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो मीन्स स्टमक, इंटेस्टाइनल मीन्स इंटेस्टाइन, यानी जो आपका स्टमक और इंटेस्टाइन का ट्रैक है ये लेयन वहाँ पे होती है। पेप्टिक अल्सर की हम बात कर रहे हैं। टू एग्रेसिव एक्शन ऑफ एसिड पेप्टिक जूसेस, यानी जो आपका एसिड पेप्टिक जूस है उसकी एक्सेसिव सीक्रेशन की वजह से ये लेयन सी बन जाती है किस पोर्शन में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, और फिर वहाँ पे ये ब्रीच बन सकता है जो आगे से फर्दर डैमेज कर सकता है म्यूकोसल लेयर को। नाउ वी विल सी द काजेज ऑफ पेप्टिक अल्सर कि ऐसी कौन सी पेप्टिक अल्सर की काजेज हैं जिससे ये अल्सर आपको होता है। सो द पैथोजेनेसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर इज नॉट fully understood, but still there are some causes that we are going to discuss here. And the very first one is infection with gram-negative Helicobacter pylori, which means कि Helicobacter pylori बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो आपके स्टमक में इन्फेक्शन काज करता है। Second is use of non-steroidal anti-inflammatory drugs, inadequate mucosal defense against gastric acid, that is also one of the cause of peptic ulcer, and the last one is tumor, but they are very rare. अब हम साइट्स ऑफ पेप्टिक अल्सर देख लेते हैं कि साइट्स बेसिकली हम कहते हैं ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे पेप्टिक अल्सर के होने के ज़्यादा चांसेस हैं। सो फर्स्ट वन इज ड्यूडिनम। दिस इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज फ्यू सेंटीमीटर फ्रॉम पाइलोरिक रिंग, और वहाँ पे भी ये जो इसकी इंटीरियर वॉल होगी दैट विल मोर ऑफन इफेक्टेड। सेकेंड इज स्टमक। स्टमक में जैसा कि हमने फर्स्ट पिक्चर में एंट्रम का पार्ट डिस्कस किया था, स्टमक के अंदर एक एंट्रम पार्ट है, तो स्टमक के अंदर ये वहाँ पे होगा, और वहाँ पे जो हमने लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर की बात की थी, लेसर कर्वेचर के अंदर ये कॉमन होगा, बट इंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल एंड ग्रेटर कर्वेचर के अंदर ये कॉमन से भी लेस कॉमन होगा। एंड द लास्ट इज इन द मार्जिन ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोस्टोमी, स्टमक अल्सर हो सकता है। नाउ देर आर टू टाइप ऑफ अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडिनल अल्सर। और गैस्ट्रिक अल्सर जहाँ पे भी गैस्ट्रिक का वर्ड आए दैट इज रिलेटेड टू स्टमक। तो इनका हम डिफ्रेंशिएट की बात करते हैं। सबसे पहले आता है एज। अब जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो होता है मिडल एज के अंदर, यानी 50 to 60 एज के दरमियान, और जो ड्यूडिनल अल्सर है वो होता है एनी एज स्पेशली 30 to 40 के दरमियान। जो गैस्ट्रिक अल्सर है ये होता है मेल के अंदर ज़्यादा, और ड्यूडिनल अल्सर भी मेल के अंदर ज़्यादा है। फिर अगर ऑक्यूपेशन की बात करें तो गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर वही ऑक्यूपेशन है जो ड्यूडिनल के है, यानी स्ट्रेस जॉब, कोई अगर आपकी जॉब है जो बहुत स्ट्रेस वाली है तो उसके अंदर ये अल्सर आपको कॉमन हो सकता है। फिर उसके बाद पेन की बात करें तो पेन गैस्ट्रिक अल्सर में एपिगैस्ट्रिक वाले रीजन में होती है, और वहाँ से रेडिएट करती हुई आपकी बैक साइड पे जाती है। नाउ एपिगैस्ट्रिक जो रीजन है वो वाला पार्ट है, जैसे आपको पता है कि स्टमक के 9 रीजन्स हैं, उसमें जो एपिगैस्ट्रिक वाला रीजन है ये वहाँ पे होती है इसकी पेन, और ड्यूडिनल अल्सर की जो पेन है वो एपिगैस्ट्रिक में होती है एंड इज़ वेरी डिस्कम्फर्ट। ऑनसेट की बात करें तो गैस्ट्रिक अल्सर जैसे ही आप कुछ खाते हैं तो उसके फ़ौरन बाद आपको इसकी पेन स्टार्ट हो जाती है, और ड्यूडिनल अल्सर की बात करें तो आफ्टर ईटिंग या मिडनाइट, 2 to 3 आवर्स आफ्टर ईटिंग, और मिडनाइट में इसका ऑनसेट है। एग्रीवेटेड बाय, यानी ऐसी कौन सी कंडीशन है जिससे ज़्यादा बढ़ जाती है इनकी पेन, तो गैस्ट्रिक अल्सर की ईटिंग है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो गैस्ट्रिक अल्सर की कंडीशन आपको ज़्यादा होंगी, और ड्यूडिनल अल्सर के अंदर हंगर की कंडीशन है, अगर आप भूख में रहते हैं तो फिर आपको ड्यूडिनल अल्सर की कंडीशन से सफ़र करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट अप्रोचेस की बात करें कि ऐसे कौन से ट्रीटमेंट है जिससे हम ये जो अल्सर्स हैं इनको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। तो जो गैस्ट्रिक एसिड जो आपकी एक्सेसिव सीक्रेशन हो रही थी उसकी सीक्रेशन को रिड्यूस करने के लिए वी विल यूज़ द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एंड सेकेंडली हम कुछ इस तरह के एजेंट्स प्रोवाइड करेंगे जो आपके गैस्ट्रिक म्यूकोसा हैं उनको डैमेज होने से बचा सकते हैं। आपको पेप्टिक अल्सर की जो कंडीशन या चांसेस हैं वो कम हो सकते हैं। So the rest of topic will be discussed in part 2. I have given the link below in the description box. Thank you so much for being watching, and do subscribe, like, share this video.